नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस जो न्यू रेगुलेशंस है 2024। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पास होने के बाद जो नई रेगुलेशंस मिनिस्ट्री की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से आई है उनके बारे में न्यू रूल्स आपने सुने होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। एक इंट्रोडक्शन है रूल्स का। ठीक है, तो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट नंबर 1 जो है, ठीक है, तो इसमें है दीज रेगुलेशन में बी कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024। ये जो रूल्स है उनको क्या कहा जाएगा? पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 कहा जाएगा। दे शेल कम इन टू फोर्स 16th डे ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो 16 दिसंबर 2024 से ये क्या है, लागू हो चुकी है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकती है चीज़ें, क्योंकि ये रिसेंट है जो हुई है। ठीक है, एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नंबर 2 पे जो है हमारे पास है वो है डेफिनेशंस इन दीज रेगुलेशंस अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। ठीक है, तो डेफिनेशंस क्या क्या होगी? सबसे पहले अकाउंटेबल आइटम्स। नंबर ए, अकाउंटेबल आइटम्स का क्या मतलब है? मीन सच आइटम दैट प्रोवाइड अ रिसिप्ट एट द टाइम ऑफ बुकिंग फॉर ट्रैक एंड ट्रेस। ठीक है, अकाउंटेबल आइटम्स का क्या मतलब है कि ऐसी वस्तुएं जो कि जिनके लिए रिसिप्ट दी जाती है बुकिंग के समय पे। ठीक है, जैसे कि ट्रैक एंड ट्रेस के लिए स्टेज वाइज इलेक्ट्रॉनिक डेटा ऑन मूवमेंट ऑफ आइटम एंड रिक्वायर द सिग्नेचर इंक और डिजिटल ऑफ द एड्रेसी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सभी को पता है, आप लोगों को भी। अकाउंटेबल आर्टिकल्स में रिसिप्ट मिलती है, उससे ट्रैक और ट्रेस कर सकते हैं आर्टिकल को, कहाँ पर आपका पहुँचा है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है पूरा, तो आप उसको पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे आराम से ट्रैक कर सकते हैं। एंड रिक्वायर द सिग्नेचर, ठीक है, ऑफ एड्रेसी, और उसके लिए एड्रेसी का सिग्नेचर चाहिए होता है। द पे और द ऑथोराइज पर्सन अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन आइटम। ठीक है, तो रिसिप्ट पर आइटम के सिग्नेचर चाहिए, पेई का, एड्रेसी का, या फिर जो भी ऑथोराइज पर्सन है उनका। टू प्रोवाइड एविडेंस टू डिलीवरी एंड इंक्लूड आइटम सच एज इंडिया पोस्ट पार्सल। ठीक है, और वो सिग्नेचर का के लिए चाहिए ताकि डिलीवरी के समय जो है एविडेंस, डिलीवरी का एविडेंस मिल सके कि रिसिप्ट पे साइन हुए हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया पोस्ट पार्सल, स्पीड पोस्ट, मैगजीन पोस्ट, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट सर्विस, इंटरनेशनल एयर पार्सल, इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट। ठीक है, तो और इंटरनेशनल रजिस्टर्ड लेटर आइटम, मनी ऑर्डर एंड आइटम्स विद वैल्यू एंड सर्विसेज लाइक रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस एंड कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो ये सभी सर्विसेज थी जिनके लिए ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी या फिर अकाउंटेबल आर्टिकल्स कह सकते हैं जिनको। ठीक है, तो इसके बाद आगे है एक्ट। ठीक है, ऑप्शन ही बी। ठीक है, एक्ट मींस पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 43 ऑफ 2023। ठीक है, तो एक्ट का क्या मतलब है? जो भी वर्ड्स है, इसमें वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, ये वर्ड्स जो है पूरे इन रेगुलेशंस जो 2024 रेगुलेशंस है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024, उसमें यूज़ होने हैं ये। ठीक है, वर्ड। तो एक्ट का मतलब है पोस्ट ऑफिस एक्ट। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 जो है उसकी बात होगी यहाँ पे। आगे है एड्रेसी, मीन्स दैट एंटाइटल्ड रिसिपेंट ऑफ द पर्सन टू हुम आइटम हैज़ टू बी डिलीवर्ड। ठीक है, तो प्राप्तकर्ता का क्या मतलब होगा कि वो इच्छित व्यक्ति, जिस व्यक्ति को वस्तु क्या है डिलीवर होनी है। ठीक है, आगे है डी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है? मीन्स द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग गाइडलाइन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज द केस में बी द डायरेक्टर जनरल एज स्पेसिफाइड अंडर रेगुलेशन 178 और रेगुलेशन 179 और रेगुलेशन 180 एज द केस में बी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है कि प्रशासनिक निर्देश, जिनका मतलब है केंद्र सरकार या फिर जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार की तरफ से वो निर्देश आया या फिर महानिदेशक के द्वारा या फिर किसी भी जो कार्यकारी है, प्रशासनिक कार्यकारी है, उनके आदेश या निर्देश। ठीक है, तो जो कि आप 178, 179 और 180 में भी देखेंगे। ठीक है, तो वो इसी गाइड में आगे की जो हमारी क्लासेस होगी उनमें ऑब्वियसली वो क्लासेस जो है बैच में चलाई जाएगी। ठीक है, तो आगे है ऑथोराइज पर्सन। ऑथोराइज पर्सन का क्या मतलब रहेगा? ठीक है, इस पूरी गाइड में, इस पूरे रेगुलेशंस में ऑथोराइज पर्सन का मतलब है कि वो पर्सन जिसको ऑथोराइज किया गया है एड्रेसी के द्वारा रिसीव करने के लिए या फिर पे करने के लिए मनी एड्रेसी के बिहाफ में। ठीक है, तो वो पर्सन जिसको एड्रेसी ने
नियुक्त किया है कि इनको मेरे आर्टिकल्स दिए जाएं या फिर इनको मेरी जो है अगर पैसा आता है तो वो पे किया जाए, ठीक है। और आगे है डिलीवरी। डिलीवरी का क्या मतलब है? डिलीवरी मीन्स द डिलीवरी ऑफ ए आइटम एट द एड्रेस ऑफ एड्रेसी और द एड्रेसी of the person or location considered to be authorized to receive the item according to the usual manner of delivering items to addressee। डिलीवरी का मतलब है कि प्राप्तकर्ता के पते पर या फिर प्राप्तकर्ता या फिर जो अन्य व्यक्ति या फिर कोई उनका स्थान है जहां पर भी वो डिलीवरी होनी है, ठीक है, जिस भी स्थान पर सामान्य तरीके से प्राप्तकर्ता को वस्तु वितरित करने के लिए अधिकृत मानी जाएगी वहां पर डिलीवरी। डिलीवरी का सिंपल से प्राप्तकर्ता को उसकी वस्तु देना, ठीक है। आगे है जी, डायरेक्टर पोस्टल सर्विस। डायरेक्टर पोस्टल सर्विस का क्या मतलब रहेगा कि डायरेक्टर का है इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द पोस्ट ऑफिस और एन ऑफिसर एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ डायरेक्टर पोस्टल सर्विस, ठीक है। तो निदेशक डाक सेवाएं का मतलब है डाकघर के किसी भी प्रशासनिक कार्यालय में निदेशक या निदेशक डाक सेवा के शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी से है, ठीक है। आगे है एच, इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, ठीक है। तो इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट का क्या मतलब रहेगा कि मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ एन आइटम बाय द पोस्ट ऑफिस टू इट्स डिलीवरी टू द एड्रेसी और रिटर्न टू सेंडर और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। डाक द्वारा संचरण में का मतलब है उस टाइम से है जिस समय आर्टिकल रिसीव हुआ पोस्ट ऑफिस में आर्टिकल रिसीव हुआ पीओ में, वहाँ से लेकर जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती उस समय उसके बीच में जितना भी टाइम लगा उसका मतलब है इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, या फिर रिटर्न हो रहा है वो, ठीक है। तो वाइस वर्सा। आगे है लेटर बॉक्स आई। लेटर बॉक्स मीन्स इंस्टॉल्ड इन पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस और एट पब्लिक प्लेसेस फॉर पोस्टिंग ऑफ फुल्ली प्रीपेड लेटर, पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड एंड बुक पोस्ट आइटम, ठीक है। तो लेटर बॉक्स का क्या मतलब है, ठीक है, क्या डेफिनेशन है कि ऐसी वस्तु, ठीक है, सॉरी, एक बॉक्स जो कि डाकघर में, मेल कार्यालय में या फिर सार्वजनिक स्थानों पर लगा हुआ है, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है आप सभी को पता है, पूर्व भुगतान किए गए पत्रों के लिए, पोस्ट कार्ड के लिए और पुस्तक पोस्ट की वस्तुओं के लिए। जे पे है पेई। पेई का मतलब है मीन्स द पर्सन हु इंटेंड टू रिसीव मनी थ्रू मनी रेमिटेंस सर्विसेज। भुगतानकर्ता का मतलब है कि वह व्यक्ति जो कि पैसा प्राप्त करने के लिए, पैसा प्राप्त होना है जिसे, जो भी मनी रेमिटेंस सर्विसेज हैं, ठीक है, उनके द्वारा। ईएमओ हो गया, आईएमओ हो गया एंड अदर सर्विसेज, ठीक है। आगे है के, पोस्ट मीन्स एनी सिस्टम ऑफ कलेक्शन, क्लियरिंग, क्लियरेंस, सॉर्टिंग, डिस्पैच, कन्वीनियंस एंड डिलीवरी ऑफ आइटम बाय द पोस्टल नेटवर्क। पोस्ट का मतलब क्या है? डाक का मतलब किसी भी प्रणाली से है जो कि डाक नेटवर्क के द्वारा वस्तुओं के संग्रह, सफाई, छटाई, प्रेषण, संचरण और वितरण के लिए है, ठीक है। आगे है पोस्टमास्टर मीन्स द डायरेक्टर ऑफ चीफ पोस्टमास्टर और जनरल पोस्ट ऑफिस और सीनियर पोस्टमास्टर और हेड पोस्टमास्टर और हेड पोस्ट ऑफिस exercising the power of postmaster as the case may be, who is the head of such post office, ठीक है। तो पोस्टमास्टर का मतलब है मुख्य डाकघर या निदेशक या फिर मुख्य पोस्टमास्टर या फिर वरिष्ठ पोस्टमास्टर या प्रधान पोस्टमास्टर या फिर पोस्टमास्टर की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी से है, ठीक है, जैसा भी मामला होता है, ठीक है, जो कि उस कार्यालय के, उस डाकघर का प्रमुख होता है, ठीक है। एम में है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन मीन्स एक्टिंग ऑफ असाइनिंग और डायरेक्टिंग एन आइटम टू एन एड्रेस अदर देन द वन टू विच इट वॉज इनिशियली एड्रेस्ड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। पुनर्निर्देशन का क्या मतलब रहेगा? पुनर्निर्देशन का मतलब है कि किसी विशेष कारण से जिस पते पर उस वस्तु को भेजा गया था वहां पर ना उसे सौंपकर किसी अन्य पते पर उसको भेजना, तो ठीक है, तो वो है पुनर्निर्देशन का मतलब। और रिमीटर का क्या मतलब है? रिमीटर मीन्स द पर्सन हु रिमिट्स मनी थ्रू मनी रेमिटेंस सर्विस। प्रेषक का मतलब है वह व्यक्ति जो धन प्रेषण सेवाओं के माध्यम से पैसे भेजता है। पेई का मतलब है जो प्राप्त करता है, सेम ही, ठीक है। ओ है रूल्स
मीन्स द पोस्ट ऑफिस रूल 2024 एंड एक्सप्रेशन रूल शैल मीन अ रूल ऑफ द सेड रूल। ठीक है, रूल का क्या मतलब रहेगा कि डाकघर नियम 2024 की जो उसमें रूल का मतलब इस गाइड में यह है कि डाकघर नियम 2024 के कॉन्टेक्स्ट में रूल का मतलब है उस नियम से जिस नियम के बारे में वो बात कर रहा है। जैसे रूल नंबर 2 में है ये, जिसमें डेफिनेशन है सभी की, आगे 3 में क्या है, 4 में क्या है, तो वो स्पेसिफिक रूल। ठीक है, आगे पी में है शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब है कि एनेक्स टू दीज रेगुलेशन, अनुसूची का मतलब इन विनिमय के संलग्न का अनुसूची है। कि शेड्यूल का मतलब है कि ये जो इतने भी रूल्स है, नियम है, ये किस अनुसूची में है, कि किस अलग से कैटेगरी या फिर पार्ट में है। ठीक है, आगे है क्यू में सेंडर। सेंडर मीन्स अ पर्सन हु सेंड्स द आइटम। ठीक है, एनी आइटम, भेजने वाला कोई भी व्यक्ति जो भी उस वस्तु को भेजता है। और आर में है वेट। वेट मीन्स ग्रॉस वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट, विच एवर इज हायर एक्सेप्ट व्हेन स्टेटेड अदरवाइज। ठीक है, तो वेट का मतलब है वॉल्यूमेट्रिक वजन या फिर जो भी अधिक हो, जब तक अन्यथा कहा नहीं जाता। अन्यथा कहा नहीं जाता का क्या मतलब कि जब तक बताया नहीं है कि वॉल्यूमेट्रिक वजन लेना है कि ग्रॉस वेट लेना है। ठीक है, स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। ठीक है, तो 2 का 2 है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन used herein but defined in the act or the post office rules 2024 shall have the meanings respectively assigned to them in the act or the said rules। शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहाँ पर उपयोग की गई है लेकिन अधिनियम या डाकघर नियम 2024 में परिभाषित की गई है, वो उन्हें अधिनियम या फिर उक्त नियमों में उनके आवंटित अर्थ हो गए। ठीक है, आगे है नंबर 3। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, बिजनेस आवर्स। द बिजनेस आवर्स in a post office during which business is transacted with the public shall generally be as under on normal weekdays which are holidays for the post office on government holidays namely। डाकघर में जो व्यावसायिक घंटे हैं जिनमें जनता के साथ व्यापार होता है सामान्यतः इस प्रकार होंगे। सामान्य सप्ताह के दिनों में जो कि डाकघर की या फिर सरकारी छुट्टी नहीं है, उन दिनों में क्या बिजनेसेस होंगे। नंबर 1 है फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरी। रेफरेंस और इंक्वायरी के लिए पूरे दिन किसी भी समय। ठीक है, पूरे दिन का जो वर्किंग आवर है उसमें कभी भी। नंबर 2 है काउंटर सर्विसेज इंक्लूडिंग बुकिंग एंड पोस्टिंग ऑफ आइटम, प्रीमियम कलेक्शन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। ठीक है, तो जो काउंटर सर्विसेज है चाहे वो बुकिंग है, पोस्टिंग है, प्रीमियम कलेक्शन है इंश्योरेंस का, वो 6 घंटे के लिए है। मनी रिमिटेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, इंडियन पोस्टल ऑर्डर एक्सेट्रा। ठीक है, तो मनी रिमिटेंस सर्विसेज है जितनी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर है वो भी 6 घंटे के लिए, और सेविंग बैंक भी 6 घंटे के लिए। ठीक है, नॉर्मल वीकडेज में। और नंबर 2 पे यहाँ पे है कि जो शाखा पोस्ट ऑफिस है वो 5 घंटे के लिए मैक्सिमम ओपन रहेंगे। ठीक है, शाखा डाकघर एक दिन में अधिकतम 5 घंटे काम करते हैं और मिनिमम आप सभी को पता है 4 घंटे के लिए काम करते हैं। ठीक है, आगे है नंबर 4। ठीक है, 4 का 1 कहता है द सर्कल हेड, रीजनल हेड एंड डिविजनल हेड आर एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई द पीरियड ऑफ each the post office under their jurisdiction during which business is transacted with the public or customer and the time at which item are delivered and dispatched, keeping in view the maximum working hours, business hours, local convenience and the arrival and departure timings of the items and working of the post office counters। ठीक है, तो ये सेम वही है, ये आप सभी को पहले से ही पता है। बिजनेस आवर्स के मामले में क्या है कि जो सर्कल हेड है, रीजनल हेड है और डिविजनल हेड है, उनको ये शक्तियाँ दी गई है कि उनके क्षेत्राधिकार में जो भी ऑफिसेज आते हैं तो वो उनका जो समय है वो नियुक्त कर सकते हैं कि ये किस समय पे ट्रांजैक्शन करेंगे पब्लिक के साथ, है ना, और किस समय पे डिस्पैच होगा, डिलीवरी होगी, और वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए होगी। मैक्सिमम आवर्स कितने रहेंगे, बिजनेस आवर्स कितने रहेंगे, लोकल कन्वीनियंस को देखते हुए, और अराइवल और डिपार्चर टाइमिंग क्या है पोस्ट ऑफिस की, ठीक है, उसको देखते हुए डाक की टाइमिंग क्या है। ठीक है, तो आने की और जाने की। आगे है द सर्कल हेड और रीजनल हेड में इफ इट इज necessary or expedient to meet the requirement of the public
और इन एनी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस स्पेसिफाई, ठीक है। सर्कल हेड या फिर जो क्षेत्रीय हेड होता है, यदि ये आवश्यक है या फिर जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सही है, तो किसी विशेष परिस्थिति में क्या निर्दिष्ट कर सकते हैं कुछ चीज़ें। उनमें से क्या है, सबसे पहले है कि द बिजनेस आवर्स एंड द डेज अदर देन द वर्किंग डेज इंक्लूडिंग संडे एंड हॉलीडे ड्यूरिंग विच द पोस्ट ऑफिस शैल बी ओपन फॉर बिजनेस, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि बिजनेस आवर्स और दिन, चाहे वो वर्किंग डेज है या फिर वर्किंग डेज नहीं है, जैसे कि संडे या फिर हॉलीडेज है, ठीक है, कि इस समय ये अगर ये पब्लिक के लिए सुविधाजनक है तो संडे को भी पोस्ट ऑफिस ओपन रह सकता है या फिर छुट्टी के समय पे भी। ये सर्कल हेड पर, क्षेत्रीय रीजनल हेड पर है, ठीक है। आगे है बी द काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन अवेलेबल ड्यूरिंग सच बिजनेस आवर्स, और जो एक्सटेंडेड बिजनेस आवर्स होंगे या फिर जो संडेज को खुलेगी उस समय क्या क्या जो ट्रांजैक्शंस है, पोस्टल ट्रांजैक्शंस है बिजनेस आवर्स में, वो की जाएगी, ठीक है। और उसके साथ ही द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम दैट may be tendered for booking during business hours to meet the rush of work in a post office and to ensure the equitable availability of facilities to public। और नंबर सी पे कहता है कि व्यावसायिक घंटों के दौरान बुकिंग के लिए जो प्रस्तुत की जाने वाली वस्तुएं हैं उनकी अधिकतम संख्या जो डाकघर में काम के जो रश है उसको पूरा करने के लिए और जनता को सुविधा, समान रूप से सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध हो सकती है, ठीक है, कि अधिकतम कितनी वस्तुओं को बुक किया जा सकता है वो भी सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। आगे नंबर 5 रूल है जो वो कहता है पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड अदर सम चार्जेबल आइटम, पोस्टेज शेल जनरली बी पेड बाय मोड्स मेंशन्ड इन रूल नंबर 9, ठीक है। तो पोस्टेज जो है वो रूल नंबर 9 पे जो तरीके दिए गए हैं उस हिसाब से ही पे होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है द प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड अदर सम्स पेबल ऑन एन आइटम शैल बी मैंडेटरी एक्सेप्ट अदरवाइज मेंशन्ड इन देयर रेगुलेशन, ठीक है। और जो प्री पेमेंट है पोस्टेज का और जो अदर सम पेबल है वो मैंडेटरी जो है प्रीपेड होने चाहिए, ठीक है, सिर्फ तभी, अन्यथा कि उसके जो नियम है उनमें ये दिया गया है कि ये हो सकता है नहीं भी कर सकते तो उसको छोड़कर बाकी प्रीपेड ही होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा नंबर 6 रूल नंबर 6 कहता है कि पोस्टेज ऑन अनअकाउंटेबल आइटम एंड अनपेड आइटम्स, ठीक है। तो अनअकाउंटेबल आइटम, अभी तक हमने जो पहली या दूसरी जो ए या बी में हमने जो डेफिनेशन देखी थी उसमें था अकाउंटेबल आइटम। अब अनअकाउंटेबल आइटम और अनपेड आइटम्स पे जो पोस्टेज है उसके बारे में, इफ द पोस्टेज रिक्वायर्ड ऑन अनअकाउंटेबल आइटम्स विच हैव एम्बोस्ड पोस्टेज ऑन इट is more than the value of stamp printed on them, the difference shall be made good by affixing additional postage stamps of the requisite value, ठीक है। अगर जो अनअकाउंटेबल आर्टिकल है उस पे जो पोस्टेज जितना लगना था, ठीक है, उस पे एक स्टैंप लगी हुई है, ठीक है, और वो जो स्टैंप है वो पर्याप्त नहीं है, वो कम वैल्यू की है और उसमें ज़्यादा उसमें जो है पोस्टेज चार्जेस लगने हैं। तो जितनी भी कमी है उसको पूरा करने के लिए एडिशनल पोस्टेज स्टैम्प्स जो है जितनी भी वैल्यू की चाहिए, जितनी भी कम है उस पर लगाई जाएगी, ठीक है। अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आइटम्स आर लायबल टू बी केप्ट ऑन होल्ड फॉर चार्जिंग द पोस्टेज ड्यू ऑन देम। और जो अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल है उनको होल्ड पर रखा जा सकता है, किस लिए, ताकि उनसे जो पोस्टेज ड्यू उन पर है उसको लिया जा सके, ठीक है। रूल नंबर 7 कहता है पोस्टेज एंड चार्जेबल सम नॉट डीम्ड टू बी प्रीपेड, द पोस्टेज एंड अदर सम्स चार्जेबल ऑन एन आइटम शैल नॉट बी डीम्ड टू बी प्रीपेड बाय मीन्स ऑफ अ प्रॉपर स्टैम्प और फ्रैंकिंग इम्प्रेशन और पॉइंट ऑफ सेल रिसिप्ट इफ, ठीक है। डाक शुल्क और चार्जेबल शुल्क जो कि पूर्व भुगतान नहीं माना जाएगा जिनको, ठीक है, उसमें क्या है कि डाक शुल्क और एक वस्तु पर चार्जेबल अन्य शुल्क को एक उचित डाक टिकट या फिर फ्रैंकिंग इम्प्रेशन या फिर पॉइंट ऑफ सेल रसीद के माध्यम से पूर्व भुगतान नहीं माना जाएगा, ठीक है। डाक टिकट से भी नहीं माना जाएगा, फ्रैंकिंग इम्प्रेशन से भी नहीं माना जाएगा, पीओएस की रसीद से भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। कब, यदि, ठीक है, कंडीशंस है कुछ वो देख लेते हैं।
The stamp or impression of a post of a stamp or impression which has not been provided for use as a postage stamp or franking impression or point of sale receipt under these regulations or rules। ठीक है, तो डाक टिकट या फिर फ्रैंकिंग या फिर जो पॉइंट ऑफ सेल की रसीद है वो उन डाक टिकटों या फिर फ्रैंकिंग इम्प्रेशन या फिर पॉइंट ऑफ सेल की रसीद के लिए नहीं किया गया है। ठीक है, कि उनके लिए वो यूज़ नहीं किया जा सकता है, उनके लिए जो स्टैम्प्स थी वो यूजेबल नहीं थी, फ्रैंकिंग का जो छाप था वो सही नहीं था, यानी कि सही नहीं था मतलब कि उसको यूज़ नहीं किया जा सकता है उस छाप को फॉर द पोस्टेज। तो ठीक है, तो उनको नहीं माना जाएगा। ठीक है, और दूसरे पे द स्टैम्प हैज़ बीन ऑब्लिगेटेड, डिफेस्ड, टॉर्न, कट और अदरवाइज रिडेंडर इम्परफेक्ट। ठीक है, तो डाक टिकट जो है वो फटा हुआ है, काटा हुआ है, दोषपूर्ण है, पूरा सही से नहीं है। ठीक है, और जो पहला पॉइंट था उसका मतलब है कि जो रसीद है, रसीद जो है पीओएस की जो बुकिंग की है वो नहीं है। ठीक है, ये कोई और रसीद दिखा रहे हैं, या फिर जो फ्रैंकिंग का इम्प्रेशन है वो इनवैलिड इम्प्रेशन है क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से, है ना, लाइसेंस्ड ही नहीं है, ये हो सकता है। ठीक है, द स्टैम्प ऑफ और फ्रैंकिंग इम्प्रेशन और पॉइंट ऑफ सेल रिसिप्ट हैज़ अपॉन इट एनी वर्ड, लेटर, figure or design printed or impressed upon it otherwise than by the डायरेक्टर जनरल बिफोर पोस्टिंग। ठीक है, डाक टिकट या फिर जो फ्रैंकिंग इम्प्रेशन है या फिर पॉइंट ऑफ सेल है की रसीद है उस पर कोई भी शब्द, अक्षर, संख्या, डिज़ाइन बना हुआ है जो कि महानिदेशक द्वारा पोस्टिंग से पहले है या फिर, ठीक है, पहले है, या फिर द स्टैम्प हैज़ बीन कट और अदरवाइज सेपरेटेड फ्रॉम एन इम्बोज्ड एनवेलप और फ्रॉम अ पोस्ट कार्ड और रैपर provided that nothing in this regulation shall prevent the perforation of postage stamp with initials or otherwise or other identifying marks, traces in minute holes. Provided further that nothing in this regulation shall be prevent the transmission of book now pay later BNPL items or other items as specified by administrative instructions from time to time। ठीक है, या फिर डाक टिकट कटा फटा है, उभरे हुए किसी लिफाफे में से निकाला गया है, तो ऐसा कुछ भी है, ठीक है, तो वो अलग से किया गया है तो उसको नहीं माना जाएगा प्रीपेमेंट के रूप में। ठीक है, और इस जो नियम में कुछ भी प्रोन्नति नहीं करेगा जिससे डाक टिकट का सूक्ष्म छिद्रों में प्रारंभिक या फिर अन्य पहचान चिन्हों के साथ छिद्रन को न रोकें। और इसी के साथ है कि इस नियम में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि प्रोत्साहित करेगा जिससे बुक नाउ पे लेटर के जो वस्तु है उनको रोका जा सके या फिर उनको स्टॉप किया जाए, क्योंकि बुक नाउ पे लेटर वगैरह तो उसमें तो बुक पहले तो बाद में बिल दिया जाता है ना। ठीक है, तो आगे है रूल नंबर 8, सप्लाई ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। द ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर सप्लाई, कस्टडी एंड सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स शैल बी स्पेसिफाइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो डाक टिकटों की आपूर्ति है, डाक टिकटों की आपूर्ति, रख रखाव, बिक्री के लिए जो भी उसके निर्देश है, दिशा निर्देश है, वो समय समय पर दिए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। नो पर्सन और एंटायर एंटिटी or institution or organization or electronic platform shall sell or distribute postage stamp or deal in any other manner in postage stamp except with the prior permission of director general। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, संस्था, इकाई, ठीक है, संगठन या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मंच, यानी कि जैसे कि ऑनलाइन जो मंच, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे सामान का बिक्री खरीद होती है, बिना महानिदेशक की पूर्व अनुमति के ना डाक टिकटों को बेच सकती है, ना ही उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, ना ही डाक टिकटों के किसी भी, ठीक है, अन्य तरीके से व्यवहार कर सकती है। इसके अलावा है नंबर 3, whoever contravenes the provisions of sub regulation 2 above or any term or condition of permission issued thereunder shall be punishable under the relevant provisions of the applicable law and the land for the time being in force। ठीक है, तो नंबर 3 पे कहता है कि उपनियम 2 जो हमने पढ़ा कि बिना
डाक विभाग का जो डाक निदेशक हैं उनकी अनुमति के कोई भी प्लेटफॉर्म से द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूट सेल नहीं कर सकते, ना ही उनका यूज़ कर सकते हैं किसी अन्य चीज़ के लिए। तो उनका कोई भी अगर किसी भी शर्त को तोड़ता है, उल्लंघन करता है उसका, कोई भी संस्था है वो, चाहे कोई भी व्यक्ति है वो, तो देश के जो, ठीक है, उस समय देश के जो कानून है, लागू है जो कानून समय समय पर लागू देश के कानून के तहत उनको जो है दंडनीय अपराध होगा वो। फ्रॉडेंटली यूसेज ऑफ स्टैम्प, ठीक है, फ्रॉड के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, डाक टिकटों के साथ धोखाधड़ी का उपयोग कर रहे हैं वो। द एक्ट ऑफ यूजेज ऑफ प्रीवियसली यूज पोस्टेज स्टैम्प फ्रॉडेंटली और विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू द गवर्नमेंट शैल बी पनिशेबल अंडर द एप्लीकेबल लॉ ऑफ द लैंड फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड का क्या मतलब है? जो भी उस समय इस देश के कानून लागू हैं, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं इंडिया के, ठीक है, तो उसके तहत वो सजा के हकदार होंगे, दंडनीय अपराध है। ठीक है, कोई भी अगर फ्रॉड यूज करता है टिकटों का, यानी कि फ्रॉड यूज है कि पोस्टेज स्टैम्प का यूज कर रहा है वो, जो कि पहले यूज कर दी गई है, ठीक है, वो इस इरादे से कर रहा है कि सरकार को लॉस हो, तो वो भी पनिशेबल है। ठीक है, उनको सजा मिलेगी जो भी लॉ उस समय लागू है टाइम टू टाइम पे। ठीक है, लॉज चेंज होते रहते। इफ सच पोस्टेज स्टैम्प इज डिटेक्टेड ऑन एन आइटम ऑलरेडी पोस्टेड, द आइटम शैल नॉट बी डिलीवर्ड एंड डेल्ट विद अ मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। यदि ऐसी कोई भी टिकट पहले से पोस्ट किए गए किसी भी वस्तु पर पाई जाती है, तो वो वस्तु वितरित नहीं की जाएगी, और जो भी प्रशासनिक निर्देश समय समय पर मिलते रहेंगे उनके अनुसार निपटाई जाएगी। आगे, इलीगल मैन्युफैक्चर और यूसेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। नंबर 10, द इलीगल मैन्युफैक्चर एंड यूसेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प सच एज फॉर्ज, काउंटरफीट और fictitious postage stamp shall be punishable under the applicable law of the land at the time being in force। ठीक है, तो डाक टिकट का अवैध निर्माण या फिर उपयोग करना, जैसे कि अवैध निर्माण हो गया उसको फॉर्ज करना, यानी कि नकली बना देना, उसको नकली टिकट बना देना, काउंटरफीट करना, ठीक है, कि जो टिकट है उसके साथ छेड़छाड़ करके नई बना दी, या फिर फिक्शियस पोस्टेज स्टैम्प्स को, जो काल्पनिक टिकटें हैं उनको यूज़ करना, वो भी पनिशेबल अपराध है। ठीक है, एप्लीकेबल लॉ ऑफ द लैंड टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, जो भी उस समय लागू है। ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं इस समय जो भी हम अभी पढ़ते थे एज पर पीओ गाइड पार्ट 1। ठीक है, तो फिक्शियस पोस्टेज स्टैम्प्स का यूज़ करने के लिए किस धारा या फिर लॉ के तहत आपको सज़ा मिलती थी? ठीक है, आगे, रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैम्प्स शैल ओनली बी अलाउड फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस इन फिलेटली पब्लिकेशन और इन एनी item or section relating wholly to postage stamps that may appear in a punishable publication or a general character, and such reproduction shall only be in such form as may be specified by एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो डाक टिकटों का पुनरुत्पादन यानी कि उनका रिप्रोडक्शन केवल फिलेटली के प्रकाशन में, फिलेटली का जो प्रकाशन होता है पब्लिकेशन, उसमें चित्रण के उद्देश्य से ही किया जा सकता है, और वो भी ब्लैक में करना होता है। ठीक है, तो वो हमें पता है, और उसकी अनुमति दी जाती है समय समय पर, कैसे उसको किया जाना है, समय समय पर जो प्रशासनिक निर्देश होंगे उनके द्वारा ही वो किया जाएगा। ठीक है, नंबर 11 है फिलेटली। Philately is a study and collection of stamps, postal stationery, postmarks and other philately material। Philately क्या है? Philately डाक टिकटों, पोस्टल स्टेशनरी और अन्य फिलेटली सामग्री का अध्ययन और संग्रहण है। ठीक है, The operational procedure related with the philately shall be specified by administrative instruction from time to time। फिलेटली से संबंधित परिचालन जो प्रक्रियाएं हैं वो समय समय पर प्रशासनिक निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट किए जाएगी। फिलेटली को क्या कहते हैं? हॉबी ऑफ किंग्स। ठीक है, किंग ऑफ हॉबीज ये भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है ना। फिलेटली मटेरियल शैल बी इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, फिलेटली की जो सामग्री है वो
इशू की जाएगी पोस्ट ऑफिस के द्वारा। कैसे? टाइम टू टाइम पे जो भी इंस्ट्रक्शंस आएगी उनके हिसाब से। नंबर 2 है फिलेटली मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड होगा। ठीक है, तो फिलेटली स्टैम्प्स इंक्लूड होगी, नंबर ए। नंबर बी है फर्स्ट डे कवर, ब्रोशर्स और इंफॉर्मेशन शीट्स, स्पेशल कवर, मैक्सिम कार्ड, एनुअल पैक, पोस्टल स्टेशनरी एंड वेरियस फिलेटली पब्लिकेशन एंड एनीक्लेयर्स। ठीक है, तो प्रथम दिवस कवर, ब्रोशर, जानकारी पत्र, विशेष कवर, अधिकतम कार्ड। ठीक है, वार्षिक पैक हो सकता है, पोस्टल स्टेशनरी, विभिन्न जो फिलेटली प्रकाशन की सहायक सामग्री है वो सब फिलेटली में मिलेगी। ठीक है, आगे आर्ट वर्क, प्रूफ्स, प्रोग्रेसिव स्टाइल शीट्स एंड प्रिंटेड शीट्स एंड प्रिंटेड प्लेट्स ऑफ फिलेटली स्टैम्प्स एंड। ठीक है, तो कलाकृतियाँ, प्रूफ हो गए फिलेटली के, प्रोग्रेसिव शीट हो गई, मुद्रित शीट हो गई, फिलेटली टिकटे और प्रिंटिंग प्लेट्स। ठीक है, पोस्ट मार्क्स, स्लोगन, डाइज एंड अदर आर्टिफैक्ट्स यूज्ड इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन ऑफ फिलेटली स्टैम्प्स। ठीक है, तो पोस्ट मार्क्स हो गए, स्लोगन, नारी की जो डाई है वो हो गई, और जो भी उन फिलेटली के प्रोडक्शन में यूज़ की गई थी चीज़ें वो भी फिलेटली के मिलेगी। ठीक है, आगे है द डायरेक्टर जनरल शेल स्पेसिफाई बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन द फिलेटली मटेरियल टू बी सोल्ड इन पोस्ट ऑफिस। और महानिदेशक द्वारा प्रशासनिक निर्देशों द्वारा, महानिदेशक के प्रशासनिक निर्देशों द्वारा डाकघर में क्या क्या फिलेटली, किसी भी डाकघर में क्या क्या फिलेटली सामग्री को बेचा जाएगा वो निर्देश दिए जाएंगे महानिदेशक जनरल द्वारा। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, महानिदेशक डाक द्वारा, डायरेक्टर जनरल द्वारा। ठीक है, आगे है नंबर 4, ऑल द activities corresponding to production and issue of philately materials shall be carried out as per administrative instruction issued from time to time। और फिलेटली की सामग्री से उत्पादन और जारी करने से संबंधित सभी गतिविधियां जो है समय समय पर जारी जो भी प्रशासनिक निर्देश हैं उनके अनुसार की जाएगी। आगे इशुएंस ऑफ पोस्टेज स्टैंप, द पोस्टेज स्टैंप शैल बी इशूड इन द फॉलोइंग टाइप। ठीक है, तो पोस्टेज स्टैंप किस किस टाइप में इशू की जाएगी, रूल नंबर 13। नंबर ए है डेफिनेटिव स्टैंप। पोस्टेज स्टैंप्स को इशू करने के कितने तरीके हैं, कितने प्रकार है। ठीक है, डेफिनेटिव स्टैंप आर पोस्टेज स्टैंप स्पेशली इशूड टू मीट द डे टू डे पोस्टेज नीड्स एंड आर मेड अवेलेबल फॉर सेल फॉर अ पीरियड टिल स्टॉक ऑफ पर्टिकुलर सीरीज लास्ट, which shall be printed and reprinted in different denominations as per the requirement of post office। निश्चित टिकटें वे डाक टिकटें हैं जो कि दैनिक डाक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से जारी की जाती है और एक विशेष जो श्रृंखला है उसके स्टॉक के समाप्त होने तक बिक्री के लिए उपलब्ध होती है डाकघरों में। और डाकघर की आवश्यकता के अनुसार इनको, इस सीरीज को विभिन्न जो अलग अलग मूल्य वर्ग है, ठीक है, अलग अलग डिनोमिनेशन है 5, 10, ठीक है, तो उनमें इसको मुद्रित या फिर पुनर्मुद्रित भी किया जाएगा एज पर क्या आवश्यकता है डाकघर की। ठीक है, और दूसरा है कमरेटिव स्टैंप आर पोस्टेज स्टैंप इशूड टू कमरेट एन इवेंट, इंस्टीट्यूशन, थीम एंड personages which shall be printed only once in limited number and are sold for a limited period as may be specified by administrative instructions from time to time through philately bureaus, philately counters, online channels और authorized offices। स्मारक टिकटें वे डाक टिकटें हैं जो कि किसी घटना, संस्था, विषय या फिर व्यक्तियों को स्मरण करने के लिए जारी की जाती है और ये केवल एक बार प्रिंट की जाती है, सीमित संख्या में प्रिंट की जाती है और समय समय पर जो प्रशासनिक निर्देश है, ठीक है, उनके द्वारा जो निर्देशों के द्वारा जो अवधि या फिर टाइम लिमिट उसके लिए सिलेक्ट की जाती है उसके अंदर इनको बेचा जाता है। और फिलेटली ब्यूरो से, फिलेटली काउंटर, ऑनलाइन जो चैनल है, ठीक है, उनके माध्यम से, ऑनलाइन और अधिकृत कार्यालयों के माध्यम से उनको बेचा जाता है। और दूसरा है कि द कमरेटिव स्टैंप्स मे बी केप्ट एज कलेक्शन आइटम एंड मे बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। स्मारक टिकटें जो है उनको संग्राहक वस्तु के, ठीक है, एज ए कलेक्शन भी उसको यूज किया जा सकता है
ठीक है, कलेक्शन के रूप में भी रखा जा सकता है, और कोई चाहता है तो उसको डाक शुल्क के रूप के भुगतान के रूप में भी यूज कर सकता है। आगे स्पेशल स्टैम्प्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्पेशल ऑप्शन नंबर सी नहीं, सीरियल नंबर सी। ठीक है, स्पेशल स्टैम्प्स आर पोस्टेज स्टैम्प विच आर थीमेटिक लाइक फ्लोरा, फौना, आर्किटेक्चर और आर्ट विद कॉमरेटिंग एनी स्पेसिफिक इवेंट। ठीक है, तो विशेष टिकटें जो है वो डाक टिकटें हैं जो कि थीमेटिक होती है, कि उनका कोई एक थीम है, या पौधे थीम हो सकता है, जीव जंतु थीम हो सकती है, आर्किटेक्चर थीम हो सकता है, या फिर कोई आर्ट थीम, कला कोई उसका थीम हो सकता है। कला में बहुत सारी कला है दुनिया भर में। ठीक है, कोई भी एक थीम हो सकता है जो कि किसी विशेष घटना की स्मरण को दर्शा रही है। ठीक है, तो उनको स्पेशल स्टैम्प्स कहते हैं, और उनका यूज़ सेम वैसे ही जैसे कि स्मारक टिकटों के लिए किया जाता था, कलेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और डाक उसके लिए भी। ठीक है, जॉइंट इशू स्टैम्प। ठीक है, जॉइंट इशू स्टैम्प क्या है? जॉइंट इशू स्टैम्प आर पोस्टेज स्टैम्प विच आर इशूड बाय इंडियन एंड एनी अदर कंट्री ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, संयुक्त जारी टिकटें क्या है? जो कि ऐसी डाक टिकटें हैं जो भारत के द्वारा और अन्य किसी देश के द्वारा आपसी सहमति शर्तों और नियमों पर जारी की जाती है। भारत और किसी एक देश के साथ जॉइंट एग्रीमेंट हो रहा है कि हम ये स्टैंप निकाल दें, आपके लोग भी यूज़ करेंगे, हमारे लोग भी, जॉइंट इशू स्टैंप है। ठीक है, आगे है माई स्टैंप। माई स्टैंप आर सच स्टैंप विच आर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनलाइज्ड और customized printing elements providing by the customer or proponent subject to confirmation which administrative instruction specified from time to time। ठीक है, माई स्टैंप मेरी टिकटें क्या है? वो ऐसी डाक टिकटें हैं जो ग्राहक या फिर जो प्रस्तावक है, प्रस्तावक के द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत अनुकूलित मुद्रण तत्वों के आधार पर होती है, और जो समय समय पर निर्दिष्ट प्रशासनिक निर्देशों की पुष्टि के अधीन होती है। ठीक है, तो जो भी रूल्स टाइम टू टाइम आ रहे हैं उनके अनुसार ये होती है। माई स्टैम्प्स आप सभी को पता है। ठीक है, कि ग्राहक जो है वो अपनी तरफ से देता है कि क्या बोलते हैं, ये मेरी फ़ोटो है, या फिर उनके तरफ से कोई कोई भी फ़ोटो दे सकता है, कोई भी अपना लोगो दे सकता है ना, इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं कि उनके ब्रांड नेम का, कि आप हमारे लिए ये डाक टिकटें जो है ये छापिए। तो पोस्ट ऑफिस उनको उनकी जो भी वो पर्सनलाइज करके उनके लिए, जैसे भी कोई चाहता है, चाहे वो फ़ोटो चाहता है अपनी, चाहे वो कोई इवेंट चाहता है किसी के लिए भी, तो वो स्टैम्प्स तैयार करके उनको देते हैं। ठीक है, तो ये थे पहले 13 रूल्स क्लास नंबर 1 जो कि आप सभी के लिए हमने एज अ डेमो टाइप क्लास लाई है। ठीक है, तो और भी जितने भी रूल्स हैं इसमें सभी को, जो भी नए रूल्स हैं उन सभी को हम आगे अपनी क्लासेस में जो है कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो समझ आई क्या? इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो हमने POIT पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा था, उनमें जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें इन रूल्स में है, 2024 के रूल्स में, बस उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। जो चीज़ें उनमें नहीं है POIT पार्ट 1 2 में, वो जो नई सर्विसेज है वो इनमें है। ठीक है, 2024 में, और जो चीज़ें उनमें है POIT पार्ट 1 2 में और अब डिसकंटिन्यू हो गई है, ठीक है, वो चीज़ें इनमें नहीं है। ज़रूरत थी न्यू रूल्स की डिपार्टमेंट को, क्योंकि वो 19वीं सदी के रूल्स थे जो कि हम पढ़ रहे थे अभी तक, है ना। तो ये 2024 के रूल्स हैं, तो इनको हम ऐसे ही अपनी क्लासेस में कवर करेंगे पूरे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ज़रूर आप या फिर इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सभी रूल्स को PASC के लिए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पोस्टल स्टडी के नंबर पर मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसका आपको क्या बोलते हैं, अगर बाकी पार्ट्स भी देखने हैं तो आपको हमें ज्वाइन करना होगा। पोस्टल स्टडी का नया बैच 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा। ठीक है, इसका PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा, PDF भी ले सकते हैं आप, और टेस्ट भी आप इसका दे सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।